हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीत राय ट्यूटोरियल क्लासेस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं लॉकडाउन में अपने घर में अच्छे ही होंगे और सेफ ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम लोग इसकी डिटेल स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत रह गई थी, शायद 9th में कमी। तो चलिए उस कमी को आज पूरा करते हैं। तो उस पूरा कमी में पहले ये हम सभी जानते हैं मैटर। प्रीवियस क्लास में हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज मैटर। द मैटर इज एनीथिंग दैट इज ऑक्युपाई स्पेस एंड मास आर कॉल्ड मैटर। ये सभी जानते हैं, लेकिन हमने उसी क्लास में आपको यही बताया था कि मैटर वेरी टीनिएस्ट स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम। और शायद यहीं तक हम लोग उसको जानते थे, लेकिन अब हम डिस्कवरी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या बढ़ाएंगे? जब एटम की डिस्कवरी हुई, एटम की डिस्कवरी किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। और जब जॉन डाल्टन ने की थी तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि एटम को तोड़ा जा सकता है। और वर्तमान के रिसर्च और हमारी जो डिस्कवरीज हैं उसमें इस बात का पता चल चुका है कि एटम को भी हम 3 अलग अलग पार्टिकल में तोड़ सकते हैं, और उन जिनके मिलने से एटम बनते हैं उन पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं क्या? फंडामेंटल पार्टिकल्स। और उन फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके डिस्कवरर का नाम है, इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, इस नाते उनके डिस्कवरर का नाम था जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए 2 डिस्प्यूटेड है। बहुत कुछ किताबों में प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए गोल्डस्टीन लिखा होगा, बहुत कुछ डिस्कवरीज में रदरफोर्ड का। मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, इस नाते मैंने दोनों नाम लिख दिया है। उसके बाद थर्ड पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जैसा उसका नाम न्यूट्रल से बना है। न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने फंडामेंटल पार्टिकल के फर्स्ट पार्टिकल, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड एक इवेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले एक्चुअली किसी ने भी ये सोच करके डिस्कवरी नहीं की थी कि आज हम इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर करेंगे। दरअसल में ये एक एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किस बात से हुआ था? 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था विलियम क्रुक्स और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था जूलियस प्लकर। ये 2 साइंटिस्ट थे, विलियम क्रुक्स एंड जूलियस प्लकर। डिस्कवरी ये लोग कुछ और करना चाह रहे थे, डिस्कवर्ड कुछ और हो गया। एक्चुअली मैं बताऊं वो डिस्कवरी क्या करना चाह रहे थे। हम सभी लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को पास होते हुए किसी मैटर से देखा ही होगा, और वो मैटर विशेषकर मेटल होना चाहिए। तो हमने देखा होगा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो या तो वो सॉलिड होना चाहिए या तो लिक्विड, ये इन्हीं 2 चीज़ों में वो ट्रेवल कर सकता है। हमने देखा होगा कि हमारे घर के पानियों में इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है क्योंकि उसमें आयन डिजॉल्व होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि सॉलिड जैसे लोहा, सिल्वर, कॉपर, यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। लेकिन इनकी खोज क्या थी? इनकी खोज ये थी कि क्या एयर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसा कि हमने और आपने पढ़ा है कि एयर जो होती है इलेक्ट्रिक का क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती। तो वो ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई में एयर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और अगर पास हो सकती है तो उनके क्राइटेरिया क्या होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या वाकई में एयर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? तो मैं कहूँगा यस, पास होती है। आपने बरसात के दिनों में आकाश में बिजली चमकते हुए देखा होगा, और आपने ही आकाश में बिजली आसमान से जमीन पर गिरते हुए देखा होगा। तो सोचिए वो बिजली कहाँ बन रही है, और वो आखिर कैसे एक जगह से निश्चित दूरी पर जमीन पे आके गिर रही है। यानी कहीं ना कहीं बिजली हवा से ट्रेवल करते हुए जमीन पे आ रही है। तो एक्चुअल में विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर वही लिमिटेशन जानना चाहते हैं कि अगर हम गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो क्या कंडीशंस होगी। और उनके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट को रख करके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने एक क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक शीशे की एक नली ली, एक जिसको हम लोग जैसे आपके घर का ट्यूबलाइट होता है वैसी ही एक शीशे की एक नली ली, जिसको उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब नाम दिया। इस डिस्चार्ज ट्यूब से सारी गैसें निकाल दी गई, मतलब उसको पूरी तरह से वैक्यूम करके उसके अंदर एक प्योर गैस भरी गई, जो जैसी बात है जो एयर ना हो। और जब इसके अंदर ये वैक्यूम करके इसके अंदर हवा भरी गई, फिर इसको 2 प्लेटों से इनको अरेंज कर दिया गया। एक प्लेट जिसको निगेटिव चार्ज दिया गया उसको कैथोड बनाया गया, जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया उसको एनोड बनाया गया।
और फिर उन दोनों सिरों को एक हाई वोल्टेज के एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया गया। और वो हाई वोल्टेज के एम्पलीफायर कितना होना चाहिए, उसका रेंज 500 से 1000 के अबव होना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने इस पूरे सेटअप को कंप्लीट किया और उन्होंने 500 वोल्ट से इसको इंक्रीज करना शुरू किया, तो जब वो 1 से लेकर के 1 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्ट तक आए, तब उनको इस डिस्चार्ज ट्यूब में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वो 500 वोल्ट से आगे बढ़ते, अचानक उन्होंने देखा कि पूरी डिस्चार्ज ट्यूब कैसे हो जाती है, काली पड़ जाती है। और जब पूरी डिस्चार्ज ट्यूब काली पड़ जाती है और जैसे जैसे वो 1000 वोल्टेज के नजदीक आते गए, तो उनको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से कड़कड़ की आवाज सुनाई देती, जैसा लगता है इसके अंदर से क्या चने फूट रहे हैं, इस तरह से कड़कड़ की आवाज आ रही थी। और जब वो 1000 वोल्टेज पे पहुंचे, तो जैसे ही वो 1000 वोल्टेज पे पहुंचे, तो देखें क्या कि पूरी जो ट्यूब है वो ग्रीन कलर की, यानी ये ग्रीन कलर में ग्लो करने लगा। और जब वो ग्रीन कलर में ग्लो करने लगा, तो वो देख रहे थे कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और वो कड़कड़ की आवाज के साथ एक टर्मिनल इन से दूसरे टर्मिनल इन पर जा रही है। तो इन्होंने कहा हां, हवा में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और जैसे उन्होंने ये कहा, उनकी चूंकि जिज्ञासा शांत हो गई थी, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पैक करके रख दी। तो जूलियस प्लेकर की डिस्कवरी के बाद जब उनके रिसर्च एक साइंस जर्नल में छपे, तो उनकी डिस्कवरीज को जे थॉमसन ने पढ़ा और उन्होंने पढ़ा कि हवा में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने वाले पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो जे थॉमसन उनसे वो डिस्कवरीज के बारे में डिटेल्स लेते हैं और वो भी सेम उसी तरह सा ऑपरेटस स्टडी क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और वो अरेंज करने के बाद वो भी इस ग्रीन कलर की रोशनी को वो देखते हैं। और जब ग्रीन कलर की रोशनी को देखते हैं, तब उन्होंने इस ग्रीन कलर की रोशनी को कहा, चूंकि ये कैथोड प्लेट से प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो इसका नाम उन्होंने नाम रख दिया कैथोड रेज। अब जब उन्होंने कैथोड रेज नाम रख दिया, तो उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहिए। और जब इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये तो एज इट इज लगा ही रहेगा, उन्होंने क्या किया, अब कुछ नया ऑपरेटर सेटअप किया। वो क्या सेटअप किया, उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों टर्मिनल पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया, एक पर प्लस और एक पर माइनस। तो जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा करके उसके अंदर करंट फ्लो किया, तो देखा क्या कि जो कैथोड रेज है वो टर्न कर जा रही थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और आप सभी जानते हैं रोशनी कभी इस तरह से बेंड नहीं होती, रोशनी रिफ्लेक्ट होती है लेकिन बेंड नहीं होती। यहां पर रोशनी आपको बेंड करते हुए देख रहे हैं, और रोशनी का जब इस प्रकार से बेंडिंग होता है, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि चूंकि ये रोशनी पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न कर रही है, इसका मतलब निश्चित है कि ये जो रोशनी है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्यों? जे थॉमसन के अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि कैथोड रेज के पाथ पे एक उन्होंने क्या रख दिया, उन्होंने एक क्रॉस रख दिया। और उस क्रॉस की इमेज जो होती है वो एनोड के सामने एक स्क्रीन बनाई गई थी, वो उस स्क्रीन पर उसकी छाया बनाती है। और आप सभी जानते हैं छाया किसकी बनती है, जब कभी कोई लाइट किसी एक पाथ से एक पैरेलल लाइन में मूव करती है, अगर उसके पाथ में अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, तभी उसके पीछे उसकी छाया बनती है। यानी ये बताने के लिए है कि अगर कैथोड रेज के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ठीक उसी तरह से बिहेव करती है जैसी एक स्ट्रेट लाइन करती है, और वो स्ट्रेट लाइन के पाथ में आने पर उनका एक बड़ा सा छाया बनता है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को और लाइट से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इसके पाथ में उन्होंने एक मिरर रख दिया था। क्या रख दिया था, मिरर। और जब मिरर रख दिया था तो देखा क्या कि जब कैथोड रेज मिरर पे पड़ती है तो वो एक निश्चित एंगल में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और आप सभी जानते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये कि इसकी सारी प्रॉपर्टी किससे मिल रही है, लाइट से मिल रही है। यानी पहली दो बातें क्लियर होती है कि इट ट्रेवल्स along a discharge tube
इन स्ट्रेट लाइन। यानी ये कैसे चलती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। दूसरा कि इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द प्लेन सरफेस ऑफ मिरर लाइक लाइट। और तीसरी बात ये कह सकते हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलती है और बिल्कुल प्लेन सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब क्या करती है कि ये लाइट के उन सभी रूल्स को फॉलो करती है जैसा हमारा कैथोड रेस कर रही है। माने इट फॉलोज ऑल लॉ ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दैट्स इट। जे थॉम्सन के इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके अंदर कुछ मास होता है। पता कैसे चला? एक्चुअल में जब उन्होंने कैथोड रेस के पाथ में एक हल्के प्लास्टिक की बॉल रख दी थी, तो उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने इसको इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू किया तो ये बॉल रोल्ड करते हुए एनोड की तरफ मूव कर रही है। और ऐसा तभी होगा कि जब कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसके ऊपर लगातार टकरा करके अपनी काइनेटिक एनर्जी दे रहा हो और जिसकी वजह से ये रोल्ड कर रहा हो। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि कैथोड रेस इज मेड अप ऑफ very small matter particle that transfer their kinetic energy to the ball। जे थॉम्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने काफी कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी की। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज निकाला तो वो माइनस चार्ज में था, जैसा कि आपने देखा, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता था, और वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इस 1.96 10 टू द पावर -19 कूलम को उन्होंने क्या कहा? यूनिट चार्ज कहा। यूनिट चार्ज क्यों कहा? क्योंकि ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। इससे छोटा चार्ज अभी तक यूनिवर्स में भी ज्ञात नहीं है। और दूसरी जो थी वो है इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास ज्ञात करने पर उनको पता चला कि ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है, जो एक दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट मास भी कहा जा सकता है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं डिस्कवरी या प्रोटॉन। डिस्कवरी या प्रोटॉन के पीछे भी एक लॉजिक थी। लॉजिक ये थी, जब जे थॉम्सन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका, तो उनके इस एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन, जिनका नाम था गोल्डस्टीन, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से देखूं, हो सकता है मुझे भी कुछ ना कुछ मिल जाए। और ये सोच करके उन्होंने फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। एक तरफ उन्होंने एनोड लगाया और एक तरफ उन्होंने कैथोड लगाया। तो जब वो कैथोड नॉर्मली तरीके से लिए थे और जब उन्होंने कैथोड रेज के लिए हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो जब कैथोड रेज बहने लगी, यहां तक तो सिचुएशन नॉर्मल थी। लेकिन हुआ कि जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो जो कैथोड प्लेट के पीछे की जो दीवार थी वो येलो कलर में ग्लो कर रही थी। और येलो कलर में ग्लो करने की वजह से उन्होंने अब इस बार कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, यानी छिद्रित कर दिया, उसके अंदर काफी सारे होल्स कर, जैसे आपने चलनी देखा है। और जब चलनी की तरह उन्होंने लगा दिया, अब फिर जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, यानी फिर से वही सेम हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया, तो देखा कि जब चलनी लगाने की वजह से यहाँ पे ये ग्लो और भी अधिक क्लियर निखर करके आता है। और जब निखर करके आता है तो उन्होंने देखा, उन्होंने इस
इन रेडिएशंस को जो इस परफोरेटेड चैनल से होकर के पास होकर के निकलते, इन्होंने इसका नाम कैनॉल रेज रख दिया। उन्होंने क्या नाम रख दिया? कैनॉल रेज। अब इसका नाम एनोड रेज कैसे पड़ा? जब उन्होंने इसके अपोजिट एंड की तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो देखा क्या कि ये जो रेडिएशन थी वो किधर टर्न कर रही थी? ये टर्न कर रही थी निगेटिव प्लेट की तरफ। चूंकि ये निगेटिव प्लेट की तरफ टर्न करे तो इसका मतलब किससे मिलकर बने? पॉजिटिव रेडिएशन से। इस नाते इसका नाम एनोड रेज रखा गया। यानी इसके अब दो नाम हो गए, एक कैनॉल रेज और दूसरा एनोड रेज। तो आइए देखते हैं उस एनोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो गोल्डस्टीन ने सेम जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो उन्होंने क्या, इट आल्सो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी ये भी उसी तरह से स्ट्रेट लाइन में चलती है जैसा कैथोड रेज चल रही थी, एंड फॉलोज द ऑल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये भी लाइट की तरह से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तीसरा, इट टर्न टुवर्ड्स द निगेटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, जैसा कि आपने देखा ये निगेटिव प्लेट की तरफ टर्न करती है। और इसका जो होता है इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो मास होता है वो कैथोड की तुलना में 2000 गुना ज्यादा भारी होता है। और फिर उन्होंने इसका जब चार्ज निकाला तो इसका चार्ज वही इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर था, और साथ में इसका जो मास निकाला वो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के आसपास था। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? जेम्स चैडविक ने की। तो जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी जब उन्होंने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड किया, तब वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी इमिट हुआ। सबसे पहले देखिए, हीलियम का, ये हीलियम है और हीलियम का न्यूक्लियस क्या कहलाता है? अल्फा पार्टिकल कहलाता है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया कैसे? तो एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक लेड ब्लॉक लिया और उस लेड ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा रेडियम का टुकड़ा लिया। हम सभी जानते हैं रेडियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के मार्ग में एक उन्होंने क्या रख दिया? बेरिलियम रख दिया, यानी बेरिलियम का वेपर। एक शीशे का एक ब्लॉक लिया और शीशे के ब्लॉक में उन्होंने बेरिलियम के वेपर रख लिए। और जब बेरिलियम के वेपर रख लिए तो जब अल्फा पार्टिकल उससे बम्बार्ड हुई तो उन्होंने पूरे सिस्टम को लगा के रखा। यानी एक तरफ उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखा, नॉर्थ साउथ का पोल लगा के रखा, और दूसरी तरफ एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड ये वाली और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रखा। और दोनों रखने के बाद जैसे उन्होंने रेडियम के अल्फा पार्टिकल बेरिलियम में पड़ने दिए तो बेरिलियम ये कन्वर्ट होता गया किसमें? कार्बन में कन्वर्ट होता गया, C612 में कन्वर्ट होता गया। और साथ में उन्होंने एक नीली रंग की एक ऐसी रेडिएशन निकली जो न पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, न नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, न नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, न साउथ पोल, बल्कि इन दोनों फील्ड से अनअफेक्टेड वो स्ट्रेट ही निकली जा रही थी। क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल है, इस नाते इस पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या नाम रख दिया? न्यूट्रॉन रख दिया। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।